हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन, जहां हम कर रहे हैं साइंस क्लास 10 की सीरीज और हमारी जर्नी पहुंच चुकी है चैप्टर 3 तक और हमारा टॉपिक आज है अकरेंस ऑफ मेटल। तो अब तक हमने जितने टॉपिक पढ़े थे हमने वहां पे मेटल और नॉन मेटल के कैरेक्टर जो कि केमिकल और फिजिकल दोनों प्रॉपर्टीज के साथ हम लेके चल रहे थे। बट जो मेटल है हमारे इस अर्थ पे सबसे ज्यादा अमाउंट में पाया जाता है कंपेयर टू नॉन मेटल, और जो मेटल का यूज है हमारी लाइफ में वो बहुत ज्यादा है। तो उसको देखते हुए हमारी एनसीईआरटी में ये एक पार्ट जो है लिया गया है, दैट इज अकरेंस ऑफ मेटल। ओके, तो यहां पे जो लाइंस दी गई हैं उन लाइंस पे आइए ध्यान देते हैं। वो लाइंस हैं, द अर्थ क्रस्ट इज द मेजर सोर्स ऑफ मेटल। मतलब जो अर्थ क्रस्ट है वो एरिया हमारा, जैसे मैं आपको यहां पे दिखाता हूं, जैसे हमारी ये अर्थ है, ठीक, तो ये हमारा क्या हो जाता है, ये एरिया हो जाता है क्रस्ट, ये हमारा क्या हो जाता है क्रस्ट, और ये हो जाता है बीच में हमारा जो होता है ये पार्ट, ये है हमारा, और थोड़ा छोटा रखते हैं, ये हमारा हो जाएगा मेंटल, और थर्ड है जो हमारा बिल्कुल सेंटर में पार्ट है, दैट इज कोर। तो जो मेटल होता है वो मैक्सिमम अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है। जैसे अगर आप एक ऑरेंज ले लो, ऑरेंज को आप पील ऑफ करो तो जो ऑरेंज का जो आपको छिलका मिलेगा उतना ही पार्ट आप समझ लो कि हमारा अर्थ क्रस्ट है, और सारी की सारी मेटल्स उसी अर्थ क्रस्ट में पाई जाती हैं। ओके, तो अर्थ क्रस्ट ही हमारा क्या है, मेजर सोर्स है मेटल्स का। ठीक, some soluble salts such as sodium chloride, magnesium chloride, हमने इन आयनिक कंपाउंड्स के बारे में पहले ही डिस्कस कर लिया है। The element or compound which occur naturally in the earth crust are known as minerals। इनको हम क्या बोलेंगे, मिनरल। किसको, ऐसे एलिमेंट या फिर कंपाउंड जो कि नेचुरली अर्थ पे पाए जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलेंगे मिनरल। At some places, minerals contain a very high percentage of particular metal, and the metal can be profitably extracted from it. These minerals are called ores। तो देखिए, कोई भी एलिमेंट या कोई भी कंपाउंड जो अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है तो हम उसे क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं मिनरल। लेकिन जब मिनरल में हाई अमाउंट में क्या हो, हाई परसेंटेज में क्या पाया जाता हो, कोई मेटल पाया जाता हो जिसको हम प्रॉफिटेबली निकाल सके उसमें से, मतलब जब हम मेटल को निकाले तो हमें प्रॉफिट हो, कोई लॉस ना हो, इतना ज्यादा अमाउंट मेटल का हो, तो ऐसे मिनरल्स को हम क्या बोलने लगते हैं, ओर बोलने लगते हैं। क्या बोलते हैं, ओर। ठीक है, तो यही है हमारे ओर की डेफिनेशन। ठीक है, तो ऐसे मिनरल जिसमें हाई अमाउंट में मेटल परसेंट पाया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, ओर। और ओर से ही हमें क्या मिलेगा, आने वाले टाइम पे हम उसी से मेटल को क्या करने वाले हैं, निकालने वाले हैं। ठीक है, चलिए आगे अगला टॉपिक है 3.4.1 एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। तो मेटल को हम ओर से सेपरेट कैसे करते हैं, उसके लिए हमारे पास कई सारी मेथड्स हैं और उन कई सारी मेथड्स को हम डिस्कस करने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। यू हैव लर्न अबाउट द रिएक्टिविटी सीरीज। अगर आपको रिमेंबर हो तो आपने रिएक्टिविटी सीरीज में पढ़ा था ना, रिएक्टिविटी सीरीज को रिवाइज किया था हमने। उसमें आप अगर आप देखो प्रीवियस वीडियो में जाके देखो आप, तो वहां पे आपको ये चीज पता चलेगा कि आपने देखा था वहां पे क्या है, सोडियम, पोटेशियम, ये सब क्या है, बहुत ही हाईएस्ट रिएक्टिव मेटल है। फिर गोल्ड और सिल्वर लीस्ट रिएक्टिव है, फिर मॉडरेट है, बाकी कॉपर वगैरह आपने देखा था उसमें। अगर आपको वो रिएक्टिविटी सीरीज बिल्कुल याद है, having this knowledge, आप उस नॉलेज का यूज करके you can easily understand how a metal is extracted from the ore। अगर आपको वो सीरीज याद है तो आप उसको यहां पर भी अप्लाई कर सकते हो कि कैसे किसी और से कौन सा पर्टिकुलर मेटल हम किस मेथड से निकालेंगे। मतलब आपको रिएक्टिविटी सीरीज यहां पर भी यूज करने को मिलेगी। ठीक है, तो some metals are found in the earth's crust in the free state। कुछ मेटल ऐसे होते हैं जो कि फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। फ्री स्टेट मतलब वो कोई कंपाउंड बनाएंगे ही नहीं, वो पहले से ही अपने ओरिजिनल फॉर्म में होते हैं, प्योर फॉर्म में होते हैं। ठीक है, सम आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ देयर कंपाउंड, और कुछ जो है अपने कंपाउंड फॉर्म में होते हैं, मतलब वो रिएक्टिव होते हैं और उन्होंने रिएक्शन किसी से कर लिया होता है और क्या बना लिया होता है, वहां पे उन्होंने कंपाउंड बना लिया है क्योंकि वो रिएक्टिव है।
द मेटल एट द बॉटम ऑफ द एक्टिविटी सीरीज आर द लीस्ट रिएक्टिव, और जो बॉटम में होते हैं मेटल्स वो बहुत ही लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, मतलब बहुत ही कम रिएक्शन करते हैं। दे आर ऑफन फाउंड इन फ्री स्टेट, और इसीलिए किसमें पाए जाते हैं, फ्री स्टेट में। तो आप बताइए, अगर आपको रिमेंबर हो आप कमेंट करके मुझे बताइए कि कौन सा मेटल ऐसा होता है जो लीस्ट रिएक्टिव है, ठीक है, और कंपाउंड नहीं बनाता, वो कौन होगा। हिंट आपके लिए क्या है, रिएक्टिविटी सीरीज में बॉटम पे पाया जाता होगा, ठीक है। नेक्स्ट अगला पेज हमारा क्या बता रहा है हमें, चलिए पहले मैं आपको ये जो हमारा फिगर है इसको एक्सप्लेन करता हूं, ओके। आप इस पे फोकस करो। पहले देखो, यहां पर पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, ये सब क्या है, थोड़ा ज्यादा रिएक्टिव है, ठीक। तो इनका हम अगर एक्सट्रैक्शन करेंगे तो हम क्या यूज करेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। फिर जिंक, आयरन, लेड एंड कॉपर, इनका हमें करना है एक्सट्रैक्शन, तो हम क्या करेंगे, रिडक्शन यूजिंग कार्बन, कार्बन का यूज करके रिडक्शन करेंगे। रिडक्शन चैप्टर 1 में आपको पता होगा ना, ऑक्सीडेशन रिडक्शन आपने पढ़ा है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। अगला है सिल्वर एंड गोल्ड, सिल्वर एंड गोल्ड ये बॉटम पे है, और हमने अभी पढ़ लिया ये फ्री स्टेट में या नेटिव स्टेट में पाए जाते हैं। नेटिव मतलब क्या होता है, जैसे ये एक्चुअल में एग्जिस्ट करते हैं ये वैसे ही पाए जाते हैं, इनमें कोई कंपाउंड का फॉर्मेशन होता ही नहीं है, ठीक है, इसलिए ये बॉटम में पाए जाते हैं, ठीक। तो आपको ये समझ में आ गया ना, आपको ये सब कुछ समझ में आ गया कि किस तरह से हम क्या कर रहे थे, इलेक्ट्रोलिसिस की कोई मेथड यूज कर रहे थे, ओके। आइए अब थोड़ा थ्योरी पे चलते हैं और अच्छे से समझते हैं। गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम एंड कॉपर आर फाउंड इन द फ्री स्टेट, मतलब गोल्ड, कॉपर, सिल्वर ये सब फ्री स्टेट में पाए जा रहे हैं, क्यों, क्योंकि ये लीस्ट रिएक्टिव है और रिएक्टिविटी सीरीज के बॉटम पे पाए जा रहे हैं। कॉपर एंड सिल्वर आर आल्सो फाउंड इन द कंबाइंड स्टेट एज देयर सल्फाइड और ऑक्साइड ओर, बट यहाँ पे एक्सेप्शन आपको दिखाया जा रहा है कि कॉपर और सिल्वर जो है अपने सल्फाइड और ऑक्साइड ओर के साथ भी पाए जा सकते हैं, मतलब वो थोड़ा रिएक्शन कर रहे थे। द मेटल एट द टॉप ऑफ एक्टिविटी सीरीज आर पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम आर सो रिएक्टिव, मतलब ये ऊपर जो इलेक्ट्रोलिसिस वाला पार्ट है ये हाईली रिएक्टिव है, और हाईली रिएक्टिव मेटल क्या करेंगे, दे आर नेवर फाउंड इन नेचर एज द फ्री एलिमेंट, और ये कोई फ्री एलिमेंट की तरह नेचर में नहीं पाए जाएंगे, क्यों, क्योंकि ये कंपाउंड बनाना प्रेफर करते हैं, क्योंकि इनके आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन्स की कमी या फिर एक्स्ट्रा होते हैं इलेक्ट्रॉन, सॉरी मेटल जो होंगे उसमें एक्स्ट्रा ही होते हैं, तो वो डोनेट करते हैं, ठीक है। द मेटल इन द मिडिल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज लाइक जिंक, iron, lead etc are moderately reactive, they are found in the earth crust mainly as oxide, क्योंकि ये moderately active है तो ये क्या करेंगे, ऑक्साइड बनाएंगे, ऑक्सीजन से रिएक्शन करेंगे, सल्फर से करेंगे, सल्फाइड बनाएंगे या फिर कार्बोनेट बनाएंगे, ओके, कार्बन और ऑक्सीजन से रिएक्ट करके। You will find that the ore of many metal are oxide, जितने ओर होते हैं वो क्या होते हैं, ज्यादातर मेटल ऑक्साइड जरूर बनाते हैं। This is because oxygen is the very reactive element and is very abundant on the earth. इसका क्या रीजन है, एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, क्यों मैक्सिमम मेटल क्या बनाते हैं, ऑक्साइड बनाते हैं, और उसका आंसर यही होगा कि जो ऑक्सीजन है वो वेरी रिएक्टिव एलिमेंट है, और इतना रिएक्टिव होने के बाद प्लस वो इस अर्थ पे बहुत ज्यादा अमाउंट में पाया भी जा रहा है, अबंडेंट है, मतलब बहुत ही अच्छे अमाउंट में पाया जा रहा है, इसीलिए मैक्सिमम मेटल क्या करते हैं, ऑक्साइड बनाते हैं, ठीक है, और ऑक्साइड ओर बनाते हैं, ठीक, जिससे हम बाद में क्या निकालेंगे, वो पर्टिकुलर मेटल को हम निकालने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट पैराग्राफ में हमें क्या बताया जा रहा है, नेक्स्ट पैराग्राफ में बता रहा है, thus on the basis of reactivity we can group the metal into following three categories, क्योंकि हमारे पास तीन कैटेगरी पहले से ही हमने पढ़ा था रिएक्टिविटी सीरीज में, एक हाईली रिएक्टिव मेटल होगा, दूसरा मॉडरेटली रिएक्टिव और तीसरा होगा लीस्ट रिएक्टिव, तो तीन कैटेगरी हमारे पास आ गया। तो उनमें हम इनकी नेमिंग देख लेते हैं। जो नेमिंग है हमारा मेटल ऑफ लो रिएक्टिविटी, इसका एग्जाम्पल आप जानते ही होंगे सिल्वर एंड गोल्ड, ठीक है, प्लैटिनम भी है। सेकेंड, मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी, मीडियम रिएक्टिविटी में जैसे जिंक हो गया आपका, आयरन हो गया। थर्ड, मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी,
इसका एग्जांपल क्या होगा, इसका पोटेशियम हो गया, सोडियम, मैग्नीशियम, ये सब, तो ये हाईली रिएक्टिव है। डिफरेंट टेक्निक आर टू बी यूज फॉर ऑब्टेनिंग द मेटल फॉलोइंग इन ईच कैटेगरी। तो अगर मैं आपसे पूछूं क्या एक ही मेथड का यूज करके हम तीनों कैटेगरी के मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, प्योरीफाई कर सकते हैं, तो इसका आंसर होगा नो। क्यों? क्योंकि किसी ने ऑक्साइड बनाया है, किसी ने सल्फाइड बनाया है, तो अलग अलग मेटल क्या करते हैं, अलग अलग तरीके के और बना लेते हैं, तो उनके लिए हम अलग अलग टेक्निक्स भी यूज करेंगे, हम एक टेक्निक से सबको सेपरेट नहीं कर सकते। ठीक है, तो आगे चलते हैं, देखिए वो कौन कौन सी टेक्निक्स हैं। Several steps are involved in the extraction of pure metal from the ore. A summary of these steps is given in figure 3.10. आइए इस फिगर को हम इससे समझते हैं। तो इस फिगर को इससे समझेंगे आसानी से आपको ये पूरा का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। आइए देखते हैं। तो ये अगला फिगर हमारे सामने आता है। ठीक है, मैं आप इसको बॉक्स में कर देता हूं, आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि हम कौन सा फिगर डिस्कस कर रहे हैं। चलिए देखते हैं। तो और कितने और के जो काइंड्स हैं वो कौन कौन से हैं, देखिए ये जो और है ये है कंसंट्रेशन ऑफ ओर। कंसंट्रेशन का मतलब अमाउंट कितना है। जैसे अब तीन कैटेगरी में डिवाइड कर लिया हमने, पहले ही ये कैटेगरीज डिस्कस कर ली हैं। मेटल ऑफ हाई रिएक्टिविटी, मीडियम रिएक्टिविटी एंड लो रिएक्टिविटी, ये तीन कैटेगरी हमने पहले से ही डिस्कस कर लिया था कि हमने किस बेसिस पे इनको कैटेगराइज किया है। ठीक है, अब हम एक एक को डिस्कस करेंगे कि हम उनके साथ कौन सी टेक्निक यूज करने वाले हैं। व्हाट इज द टेक्निक। ठीक, तो यहां पे क्या है, सबसे पहला है हाई रिएक्टिविटी का जो मेटल है, ये क्या करने वाला है, ये करने हम यहाँ पे कौन सी टेक्निक यूज करने वाले हैं, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टेन ओर। पहले तो हम क्या करेंगे, ओर को मेल्ट करेंगे, उसको इतना हीट करेंगे, उसके मेल्टिंग पॉइंट तक लेके जाएंगे और उसको थोड़ा सा मेल्ट करेंगे। मेल्ट करने के बाद उसका हम क्या कर देंगे, इलेक्ट्रोलिसिस कर देंगे। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर अगर आपको पता हो तो आपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ लिया है। क्या करते हैं हम, दो इलेक्ट्रोड लेते हैं ना, एक कैथोड लेते हैं, एक एनोड लेते हैं, और उसके बाद उसी लिक्विड में उसको लगा करके एक सर्किट कंप्लीट करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी ऑन करते हैं। वहां पे चार्जेस का क्या होता है, मूवमेंट होता है। सेम वैसा ही करने वाले हैं हम यहाँ पे। तो आप मुझे ये बताइए कि मेटल पे कौन सा चार्ज होता है, तो आपको पता है कि प्लस चार्ज होता है। ठीक, तो उसी तरह से वो मूवमेंट करने लगते हैं। तो चलिए, तो यहाँ पे हम प्योर मेटल कैसे फाइंड करने वाले हैं। अगर वो हाईली रिएक्टिविटी का मेटल है तो हम इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे किसका, मोल्टेन ओर का। ऐसा नहीं कि सॉलिड ही ओर हो और आप उसका इलेक्ट्रोलिसिस कर देंगे, नो, आपको पहले उसे मेल्ट करना होगा। आइए चलते हैं सेकेंड स्टेप में, मेटल ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी। इसमें दो तरह के ओर आपको मिल सकते हैं। नंबर 1 इज कार्बोनेट ओर एंड नंबर 2 इज सल्फाइड ओर। ठीक, इफ वी डिस्कस फर्स्ट कार्बोनेट ओर, तो इसके लिए हम क्या यूज करने वाले हैं, द टेक्निक इज कैल्सिनेशन। जो टेक्निक है वो कैल्सिनेशन है, और कैल्सिनेशन करने के बाद हम क्या करेंगे, जैसे ही कार्बोनेट का कैल्सिनेशन करेंगे उसमें से कार्बन क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, और फिर क्या बचेगा, ऑक्साइड ऑफ मेटल। पहले क्या था, कार्बोनेट था, कार्बोनेट में से कार्बन को रिमूव किया तो क्या बचा, ऑक्साइड, और अभी हमारे पास मेटल ऑक्साइड है। अब हम चलते हैं सल्फाइड ओर। यहाँ पे हम जब सल्फर रिमूव करेंगे तो किसकी मदद से करने वाले हैं, रोस्टिंग की मदद से। रोस्ट करेंगे उसको, मतलब उसे भूनेंगे, छोटे छोटे पार्ट में तोड़ करके फिर उसकी रोस्टिंग करेंगे। रोस्टिंग करने के बाद फिर हमको क्या, जैसे ही सल्फर वहां से रिमूव होगा हमें क्या मिलने वाला है, फिर से ऑक्साइड मिल जाएगा। यहां तक आपको समझ में आया। आपको ये यहाँ पे ये रिमेंबर रखना है, मतलब एकदम अच्छे से मेमोराइज करना है। कार्बोनेट ओर है तो कैल्सिनेशन करके कार्बन को रिमूव करके सिर्फ ऑक्साइड बचेगा मेटल का। सल्फाइड ओर है, सल्फर को रिमूव करेंगे रोस्टिंग के थ्रू तो भी ऑक्साइड बचेगा मेटल का। और जब ऑक्साइड ऑफ मेटल बचा हुआ है तो उसका हम क्या कर देंगे, रिडक्शन कर देंगे, मींस रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन कर देंगे अकॉर्डिंग टू चैप्टर 1। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज जाके उससे देखिए, वहां पे हमने सीखा है कि कैसे हम रिडक्शन करते हैं। तो रिडक्शन जैसे ही किया, ऑक्सीजन यहां से क्या हो गया, रिमूव हो गया, और हमने क्या कर लिया, प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल, जो कि हमारा एम था। ठीक, समझ में आई आपको मीडियम रिएक्टिविटी का। अब हम चलते हैं थर्ड कैटेगरी, मेटल ऑफ लो रिएक्टिविटी। यहाँ पे हमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी क्योंकि वो रिएक्शन ही नहीं कर रहे हैं, तो उसमें जो है इंप्योरिटीज कम होंगी और हम बहुत आसानी से उनको क्या कर लेंगे, प्योर कर लेंगे, प्योरीफाई कर लेंगे। तो यहाँ पे फिर से वही आ जाता है क्या, सल्फाइड ओर। सल्फाइड ओर हमने कब देखा था, ये मीडियम रिएक्टिविटी वाले केस में। तो जब सल्फाइड ओर हमें सामने से दिख रहा है, हम उसकी भी क्या करेंगे,
वही सेम टेक्निक, फिर से रोस्टिंग करेंगे और रोस्टिंग करते ही हमें क्या मिल जाएगा, मेटल। हमको फिर से ऑक्साइड नहीं मिलेगा। ऑक्साइड इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि क्या है, ये लो रिएक्टिविटी सीरीज का मेटल है, तो ऑक्साइड मिलेगा ही नहीं, और हम रोस्टिंग करते ही मेटल को रिफाइन कर लेंगे। इज दैट क्लियर? तो आगे चलते हैं। इनरिचमेंट ऑफ ओर, हमारा जो नया टॉपिक है इसमें क्या बताया जा रहा है, इनरिचमेंट ऑफ ओर। Ores mined from the earth are usually contaminated with the large amount of impurities such as soil, sand, etc. जब हम ओर को माइन करते हैं, अर्थ से निकालते हैं, डग आउट करते हैं, तो उसमें बहुत सारी कंटेमिनेशंस होते हैं। कंटेमिनेशन किस फॉर्म में हो सकता है, इट मे बी सॉइल, सैंड और अदर, कॉल्ड गैंग। इन इंप्योरिटीज को हम क्या बोलते हैं, गैंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गैंग। और ये आपके सीबीएसई ने कई बार पूछ रखा है आपसे एग्जाम में, ठीक है, कि गैंग होता क्या है। तो ओर में जो इंप्योरिटीज होती हैं, इन सॉइल हो सकता है, सैंड हो सकता है, उसको हम क्या बोलते हैं, गैंग बोलते हैं। द इंप्योरिटीज मस्ट बी रिमूव्ड फ्रॉम द ओर प्रायर टू बी एक्सट्रैक्शन ऑफ द मेटल। और अगर हमको प्योर मेटल चाहिए तो हमें इस गैंग को क्या करना होगा, रिमूव करना होगा, ठीक है। दिस प्रोसेस used for removing the gang from the ore are based on the difference between the physical or chemical property of the gang and the ore। अगर हमें गैंग को सेपरेट करना है, हमें दो चीजें याद रखनी है। पहला, फिजिकल प्रॉपर्टी उस गैंग का या ओर का, या फिर उसकी केमिकल प्रॉपर्टी। अगर फिजिकल प्रॉपर्टी से काम चल जाता है तो पहले फिजिकल प्रॉपर्टी, जैसे मान लीजिए हमने मेल्टिंग का यूज कर लिया, तो वो मान लीजिए मेल्ट हो गया, इंप्योरिटी पहले ही सेपरेट हो गई, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें केमिकल प्रॉपर्टी तक जाना ही नहीं है। बट इन केस अगर वो मेल्ट होना, दो इंप्योरिटीज साथ साथ में मेल्ट हो जा रही है, तो हमें केमिकल प्रॉपर्टी तक भी जाना होगा, ठीक है। तो यहां पे क्या है, डिफरेंट सेपरेशन टेक्निक आर अकॉर्डिंगली एम्प्लॉयड। तो कैसे हम अलग अलग टेक्निक्स यूज करते हैं। एक्सट्रैक्टिंग मेटल लो इन द रिएक्टिविटी सीरीज, अगर कोई रिएक्टिविटी सीरीज में बिल्कुल नीचे है, लो है, तो हम उसको कैसे प्योर करेंगे, आइए देखते हैं। मेटल्स लो इन एक्टिविटी सीरीज आर वेरी अनरिएक्टिव, ये आपको याद रखना है। वो क्या है, बिल्कुल अनरिएक्टिव है, इतने कम रिएक्टिव है कि हमें बहुत ज्यादा मेहनत करनी ही नहीं है। The oxide of these metal can be reduced to metals by heating alone। सिर्फ और सिर्फ हीट करके फ्रेंड्स हम उन्हें क्या कर सकते हैं, प्योरीफाई कर सकते हैं, ओनली हीट करके। फॉर एग्जाम्पल सिनेबार किसका है, आप इसका फॉर्मूला देख लीजिए, HgS। आप फॉर्मूला ही देख के बता देंगे ये किसका ओर है, तो ये किसका ओर है, Hg मींस मर्क्यूरी का ओर है। इज एन ओर ऑफ मर्क्यूरी व्हेन इट इज हीटेड इन एयर इट इज फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू मर्क्यूरिक ऑक्साइड। जैसे हम इसको हीट करते हैं HgS को, तो S रिमूव हो जाता है, लेकिन एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन रिएक्ट करती है और बना क्या लेता है, मर्क्यूरिक ऑक्साइड, HgO। क्लियर? मर्क्यूरिक ऑक्साइड इज देन रिड्यूस्ड टू मर्क्यूरी ऑन फर्दर हीटिंग। और जब हम उसको फिर से हीट करेंगे तो ऑक्सीजन भी रिमूव हो जाएगा, मतलब रिडक्शन हो जाएगा, और हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगी मर्क्यूरी। चलिए इसको हम रिएक्शन के फॉर्म में देख लेते हैं। रिएक्शन देखने से पहले मैं आपको बता दूं, हमें और कौन सा मिला था, सिनेबार मिला था। कौन सा, सिनेबार। और सिनेबार किसका और होता है, सिनेबार होता है हमारे मर्क्यूरी का और, ठीक है। तो अगर हमें समझना है इस रिएक्शन को, तो आइए यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लेने वाले हैं, हम लेने वाले हैं सिनेबार। सिनेबार का फॉर्मूला क्या होता है, HgS, ठीक। और ये किस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में। किस फॉर्म में है, सॉलिड। इसको हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करते हैं, और जैसे ही हीट करते हैं हमने क्या देखा कि ये क्या बनने वाला है, HgO, ठीक। तो HgO बनने वाला है। फिर क्या होता है, ये देखिए मर्क्यूरिक ऑक्साइड बनने वाला है, और प्लस साथ में एक, क्योंकि हमारा सल्फर रिमूव हो रहा है, सल्फर अकेले तो रिमूव होगा नहीं, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा। और हम बैलेंस कर देते हैं रिएक्शन को, तो हमें क्या मिल जाता है, ये रिएक्शन मिल जाता है। लेकिन अब हमारे पास क्या है, HgO है, मतलब यहां पे हमारे पास जो HgO है, इसको हमें फिर से क्या करना होगा, हीट करना होगा। क्या करना होगा,
हीट करना होगा। तो जैसे ही हम इसको हीट करने वाले हैं तो ये क्या बना देगा, अब हमें बिल्कुल प्योर लिक्विड में मरकरी मिलने वाला है और ऑक्सीजन गैस हो जाएगी रिमूव। क्लियर? तो हमने क्या देखा, हमने पहले क्या लिया, सिने बार लिया, सिने बार को हमने हीट किया सल्फर डाइऑक्साइड के फॉर्म। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एक्सट्रैक्टिंग मेटल इन द मिडल ऑफ एक्टिविटी सीरीज। मतलब ये ऐसे मेटल हैं जो एक्टिविटी सीरीज में बिल्कुल मिडल में पाए जाते हैं। इनकी एक्टिविटी बहुत लो नहीं होती और ना तो बहुत हाई होती है, जैसे कि मैग्नीशियम। ठीक है, तो उनको अगर हमें प्योर करना है, उनमें से हमें इम्प्योरिटीज निकालनी है, तो हम क्या करने वाले हैं इसके बारे में हम सीखेंगे। तो यहाँ पे मैं कुछ पॉइंट्स हाईलाइट करने वाला हूँ, आप ध्यान से देखिए। द मेटल इन द मिडल ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज सच एज, यहाँ पे कुछ मेटल के नेम दिए गए हैं, आयरन, जिंक, लेड, कॉपर आर मॉडरेटली रिएक्टिव। ये मॉडरेटली रिएक्टिव होते हैं और ये क्या होते हैं, यूजुअली सल्फाइड और कार्बोनेट्स के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब यहां पे दिया है इट इज इजियर टू ऑब्टेन अ मेटल फ्रॉम इट्स ऑक्साइड। मतलब अगर मेटल ऑक्साइड है तो हम बहुत आसानी से रिडक्शन करके उसको क्या कर सकते हैं, मेटल को प्योर कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं एज कंपेयर टू विथ सल्फाइड। क्योंकि सल्फाइड और कार्बोनेट ओर में 2 स्टेप चाहिए हमें मेटल को प्योरीफाई करने के लिए, जबकि ऑक्साइड के लिए हम जनरली रोस्टिंग करके भी क्या कर सकते हैं, मेटल को प्योरीफाई कर सकते हैं। सो यहाँ पे अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाई इट इज easier to obtain metal from its oxide as compared to its sulfide and carbonate, तो आप यही आंसर दोगे कि हम क्या करते हैं, ऑक्साइड को प्योर करने के लिए केवल एक स्टेप फॉलो करते हैं, रोस्टिंग। जनरली रोस्टिंग से हम उसको प्योर कर सकते हैं, लेकिन सल्फाइड और कार्बोनेट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2 स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। ओके, तो therefore prior to reduction the metal sulfide and carbonate must be converted into metal oxide। क्या करना पड़ेगा, अगर यहां पर सल्फाइड या फिर कार्बोनेट और है हमारे पास, तो पहले उसको ऑक्साइड में कन्वर्ट करो। पहले एक स्टेप आप लो, उसको ऑक्साइड में कन्वर्ट करो, फिर उस ऑक्साइड को क्या करो, फिर से प्योरिटी करने के लिए उसको एक और रिएक्शन कराओ। मतलब 2 डबल रिएक्शन कराना पड़ रहा है, मतलब हमें 2 बार काम करना पड़ रहा है, तो इसलिए काफी ये टफ है कंपेयर टू ऑक्साइड और। ठीक है, द सल्फाइड और आर कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड बाय हीटिंग स्ट्रांगली। हम उनको अच्छे से स्ट्रांगली हीट करके ऑक्साइड में कन्वर्ट कर सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर, ढेर सारी हवा की मौजूदगी में। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रोस्टिंग बोलते हैं। द कार्बोनेट और आर चेंज इनटू ऑक्साइड बाय हीटिंग स्ट्रांगली इन लिमिटेड एयर। लेकिन कार्बोनेट और को हमें क्या करना है, लिमिटेड एयर में इसको हीट करना है। जबकि हमको यहाँ पे हमने क्या देखा था कि सल्फाइड और को हीट करना है प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर, मतलब ढेर सारी एयर है उसमें हमको सल्फाइड और को क्या करना है, रोस्ट करना है। लेकिन इन द केस ऑफ कार्बोनेट हमें यहाँ पे क्या करना पड़ता है, लिमिटेड हीट लेनी पड़ती है। क्या करनी पड़ती है, लिमिटेड एयर लेनी पड़ती है, सॉरी, क्योंकि हमने यहाँ पे लिया था एक्सेस एयर और यहाँ पे हम क्या लेंगे, कार्बोनेट के केस में लेंगे बहुत ही लिमिटेड एयर। दिस प्रोसेस इज नोन एज कैल्सिनेशन। तो जब हम क्या करते हैं, किसी भी ओर को या तो एक्सेस एयर में या तो लिमिटेड एयर में हीट करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, कैल्सिनेशन। द केमिकल रिएक्शन दैट टेक प्लेस ड्यूरिंग द रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन ऑफ जिंक और कैन बी शोन एज फॉलो। तो यहाँ पे जो केमिकल रिएक्शन दिए गए हैं, आइए उनके बारे में बात करते हैं। तो अच्छे से विजिबल नहीं होगा आपको, तो मैं यहाँ पे वो फिर से लिखता हूँ सारे रिएक्शन। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे पहले क्या लिया गया है, जिंक सल्फाइड और है, ठीक है, प्लस हम इसको क्या करने वाले हैं, ढेर सारी ऑक्सीजन के साथ इसको हीट करने वाले हैं। जब हम हीट करते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे बन जाता है जिंक ऑक्साइड प्लस SO2 और इसको बिल्कुल बैलेंस करने के लिए रिएक्शन हम यहाँ पे 2 लगा देंगे। तो यहाँ पे क्या है, ये है हमारा सल्फाइड और यहाँ पे क्या है, एयर है, एयर में प्रेजेंट रहती है ऑक्सीजन, और इस ऑक्सीजन के साथ जब हम रिएक्ट कराते हैं तो यहाँ पे क्या बनता है, जिंक का ऑक्साइड और। ठीक है, अब क्या करना है, ये जिंक का ऑक्साइड बन गया। अब ये हमारा क्या है, रोस्टिंग। इसको हम क्या बोलते हैं, ये हमारा जो प्रोसेस है इसको बोलते हैं रोस्टिंग। ठीक है, तो रोस्टिंग में हम क्या करते हैं, सल्फाइड ओर को एयर की प्रेजेंस में ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं और ऑक्साइड ओर को गेन करते हैं। ठीक है, साथ में सल्फर डाइऑक्साइड भी यहाँ पे इवॉल्व होगी।
सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, क्योंकि सल्फाइड हो रहा है तो आप समझ सकते हो सल्फर डाइऑक्साइड यहाँ से इवॉल्व होती है गैसियस फॉर्म में, ठीक है। फिर कैल्सिनेशन का अगर प्रोसेस देखें तो क्या होता है, कैल्सिनेशन का प्रोसेस क्या होता है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कैल्सिनेशन का जैसा कि रिएक्शन हमें दिया है, तो कैल्सिनेशन किस में होता है, कार्बोनेट ओर में किया जाता है। तो कार्बोनेट में हमें जिंक का लेना है तो जिंक कार्बोनेट लेंगे ZnCO3, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, जस्ट हीट करेंगे, और जब हीट करेंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर से वो जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, और प्लस कौन सी गैस बनने वाली है, कार्बन डाइऑक्साइड, क्यों, क्योंकि कार्बोनेट ओर है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या मिलने वाला है, ये जिंक का जो कार्बोनेट ओर था, यहाँ पे हमारे पास क्या मिल जाता है, जिंक ऑक्साइड मिल जाता है। क्या मिल जाता है, जिंक ऑक्साइड। अब हमें जिंक ऑक्साइड पहले केस में भी मिला, जिंक ऑक्साइड दूसरे केस में मिला। अब हमें जिंक ऑक्साइड को क्या करना है, बिल्कुल प्योर करना है। क्या करना है, प्योर। तो कैसे करेंगे, जब हम इसका प्योरिफिकेशन करते हैं तो हमारे पास एक ऑप्शन होता है बहुत आसान, कैसे करेंगे, देखिए, हमें सिंपली जिंक ऑक्साइड ले लेना है, जिंक ऑक्साइड ले लिया। अब हमको इसको सिर्फ और सिर्फ कार्बन के साथ रिएक्ट करा देना है। किसके साथ रिएक्ट कराना है, कार्बन के साथ। तो ऑक्सीजन और कार्बन जा करके क्या कर लेंगे, रिएक्ट कर लेंगे, और क्या बना लेंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या बना लेंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि पॉइजनस गैस है। और फिर हमारे पास क्या बच जाता है, ओनली ऑन जिंक, और ये जिंक हमें बिल्कुल प्योर फॉर्म में मिलता है। तो हमने क्या क्या परफॉर्म किया, सबसे पहले हमने क्या परफॉर्म किया, सल्फाइड ओर के लिए हमने परफॉर्म किया रोस्टिंग, और कार्बोनेट ओर के लिए यूज किया हमने कैल्सिनेशन, और इन दोनों की रिजल्ट में हमें ऑक्साइड ओर मिला। ऑक्साइड ओर का रिएक्शन किसके साथ करा लिया हमने, कार्बन के साथ। कार्बन और ऑक्सीजन रिएक्ट करके कार्बन मोनोडाइऑक्साइड बनाते हैं, और हमें जिंक प्योर फॉर्म में मिल जाता है, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए था, बिल्कुल प्योर मेटल चाहिए था, और हमें वो मिल चुका है, ठीक है। तो नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं, सॉरी नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यहाँ पे क्या दिया गया है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दिया गया है। सिंपली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मैंने आपको चैप्टर 1 में पढ़ा दिया है। अगर आपको इसमें थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हो तो आप उस चैप्टर को वीडियो को फिर से देख सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे एक बार फिर से वो रिएक्शन परफॉर्म करके आपको दिखाने वाला हूँ कि कैसे हम मेटल को प्योरीफाई करने के लिए, ओर में से गैंग को रिमूव करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, सिंपली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या दिया गया है, 3MnO2, क्या दिया गया है, 3MnO2, और यहाँ पे क्या दिया गया है, Al, ठीक। तो यहाँ पे जो ये मैंगनीज ऑक्साइड है, सॉरी मैंगनीज डाइऑक्साइड है, इसमें से हमें क्या करना है, इसको हमें एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट कराना है। तो लेकिन यहाँ पर मॉलिक्यूलर लेवल पे क्या होता है कि ये बिल्कुल चेंज हो जाता है। कैसे होता है ये, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, मैंगनीज डाइऑक्साइड, प्लस यहाँ पे क्या लेने वाले हैं, एल्यूमिनियम, और वो भी कितना लिया गया है, 4, क्योंकि हमें केमिकल बैलेंस, सॉरी इक्वेशन को बैलेंस करके रखना है। फिर यहाँ पे क्या होता है, मैंगनीज सेपरेट हो जाता है, और यहाँ पे क्या बन जाता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और थोड़ी सी हीट इवॉल्व होती है। क्या इवॉल्व होती है, हीट। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमने जब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हम पढ़ रहे थे तो वहाँ पे हमने क्या सीखा था, हमने यही सीखा था हाईली रिएक्टिव मेटल जो है लीस्ट रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन कराने पर यहाँ पे मैंगनीज को उसने डिस्प्लेस कर दिया, और खुद जाकर के ऑक्सीजन के साथ उसने एक कंपाउंड बना लिया। मैंगनीज अलग हो गया, मतलब हमें बिल्कुल क्लीन मैंगनीज मिल गया, और साथ में हीट प्रोड्यूस हुई। तो यहाँ पर एक प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको दिया गया। यहाँ पे आप ध्यान से अगर देखो तो आपको दिख रहा होगा कि कैसे एक आदमी है जो कि रेलवे ट्रैक को जोड़ने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसा क्या कर रहा है यहाँ पे वो, तो यहाँ पे उसने यही सेम रिएक्शन करवाया है। ऐसा क्या कराया है, देखिए, These displacement reactions are highly exothermic। ये जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है ये हाईली एक्सोथर्मिक होता है। फिर से चैप्टर 1 पे चलो। चैप्टर 1 में मैंने एक्सोथर्मिक रिएक्शन बताया था आपको। एक्सोथर्मिक रिएक्शन जैसे रेस्पिरेशन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के रिजल्ट में ढेर सारी हीट इवॉल्व होती है। तो क्या होता है, द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व इज सो लार्ज, यहाँ पे बहुत सारी हीट होती है, दैट द मेटल आर प्रोड्यूस इन द मॉल्टन स्टेट, और जो मेटल जो बनता है वो मॉल्टन स्टेट में आ जाता है, मतलब पिघल जाता है। इनफैक्ट द रिएक्शन ऑफ आयरन थर्ड ऑक्साइड with aluminium is used to join railway track or crack machine part. The reaction is known as the Thermit reaction. और
एक रिएक्शन है जहां पर हमने आयरन 3 ऑक्साइड लिया और उसको एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट कराया, तो हमें क्या मिला, यहाँ पे 2Fe मतलब आयरन अलग हो गया, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन गया और हीट इवॉल्व हुई। इसी रिएक्शन को यूज किया जाता है किसमें, रेलवे ट्रैक को ज्वाइन करने में, क्योंकि यहाँ पर रिएक्शन के बाद जो मेटल बनता है वो भी क्या हो जाता है, मेल्ट हो जाता है। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, थर्मिट रिएक्शन। इतना ज्यादा हीट इवॉल्व होने वाला होता है। ठीक है, आगे है, अब हमने दो चीजें पढ़ ली, एक पहले पढ़ लिया लोअर रिएक्टिविटी का और हमने पढ़ लिया हायर रिएक्टिविटी, मीडियम रिएक्टिविटी का। अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, एक्सट्रैक्टिंग मेटल टुवर्ड द टॉप ऑफ द एक्टिविटी सीरीज। तो टॉप ऑफ द एक्टिविटी सीरीज पे कौन से मेटल्स होते हैं, वो ऐसे मेटल होते हैं जो बहुत ही हाई रिएक्टिविटी शो करते हैं, जैसे कि सोडियम, कैल्शियम एक्सेट्रा। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि उनको हम कैसे प्योरीफाई करते हैं। तो चलिए, तो हमारे पास इसके लिए एक सिंपल सा प्रोसेस है, बहुत ही आसान सा प्रोसेस है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। क्या बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग बोलते हैं। यहाँ पे क्या किया जाता है, देखिए यहाँ दिया गया इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। कैसे करते हैं, यहाँ पर हम क्या लेते हैं, एक कंटेनर लेते हैं जिसके अंदर हम एसिडिफाइड सल्फेट सोल्यूशन डाल देते हैं। कॉपर था तो कॉपर का डाला गया, फिलहाल हमको जो मेटल एक्सट्रैक्ट करना है हम उसका डालेंगे इस टैंक के अंदर। और यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, दो इलेक्ट्रोड लगाएंगे, एक लगाएंगे जो निगेटिव चार्ज रखता है कैथोड और एक लगाएंगे जो पॉजिटिव चार्ज रखता है एनोड। ठीक है, फिर हम यहाँ पे एक कंप्लीट करने वाले, एक सर्किट कंप्लीट करने वाले, जहां पर हमारे पास एक की है, एक बैटरी है, जहां पे ये जो आपकी थोड़ी लंबी लाइन दिख रही है, ये क्या शो करती है, पॉजिटिव चार्ज, और जो छोटी लाइन है वो शो करती है नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो क्या होता है, अच्छा आपको यहां पे दिया गया है E माइनस और डाउन एरो दी गई। इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग ये होता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो इस तरफ से मूव करना शुरू कर रहा है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो रिफाइनिंग करने के लिए ऐसे मेटल जो कि हाईली रिएक्टिव होते हैं उनके लिए हमें क्या यूज करना पड़ता है, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। तो इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग में हम काम क्या करते हैं, यहां पे करते हैं, बहुत सारे मेटल ऐसे हैं जैसे कि कॉपर, जिंक, टिन, निकेल, सिल्वर, गोल्ड आर रिफाइंड इलेक्ट्रोलिटिकली। इनको हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग का यूज करके इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग करते हैं इनके और इनको प्योर करते हैं। इन दिस प्रोसेस द इम्प्योर मेटल इज मेड द एनोड। जो इम्प्योर मेटल होता है उसको हम क्या करते हैं, एनोड बनाने में यूज करते हैं। मतलब ये इम्प्योर मेटल है, पूरा ये इम्प्योर मेटल है और यहां पर हमने उसको एनोड बना दिया है, एनोड की रॉड बना दी है। ठीक है, फिर क्या होता है, एंड थिन स्ट्रिप ऑफ प्योर मेटल इज मेड द कैथोड। और यहाँ पे एक बहुत पतली सी प्योर मेटल की हम स्ट्रिप लेते हैं जिसको कैथोड कहते हैं। क्या बोलते हैं, कैथोड। ठीक, यहाँ पे हमने ये ले लिया, ये कैथोड है, ये कैथोड हो गया। यहाँ पे ये याद रखना है, ये हमारा क्या है, ये इम्प्योर मेटल है और ये हमारा क्या है, प्योर है। तो जो प्योर है इसकी थिन स्ट्रिप लेते हैं हम, थिन क्योंकि इसकी तो जरूरत नहीं है हमें प्योर इससे करना है, तो यहाँ पे हम थिक ले सकते हैं स्ट्रिप, यहाँ पे हम लेंगे थिन स्ट्रिप। फिर क्या होता है, द एपरेटस इज सेटअप एज शोन इन फिगर। उसके बाद हम यहाँ पे सर्किट कंप्लीट करते हैं। द प्योर मेटल फ्रॉम द एनोड डिसॉल्व इनटू इलेक्ट्रोलाइट। जो प्योर मेटल होता है इसमें से, एनोड में से, वो इलेक्ट्रोलिटिकली यहाँ पे डिसॉल्व हो जाता है इनटू द इलेक्ट्रोलाइट। जो इलेक्ट्रोलाइट इसमें डाला गया है, द इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ प्योर मेटल फ्रॉम इलेक्ट्रोलाइट इज डिपॉजिट एट कैथोड। मतलब जो कैथोड था वहां पर प्योर मेटल जाकर के डिपॉजिट हो जाता है। ठीक है, चलिए हम पिछले ही पेज से पहले उसको समझते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो एनोड पर प्योर मेटल था, देखिए आपको यहाँ पे ध्यान से देखिए तो आपको पता चल रहा होगा कि कैसे कॉपर को एरो करके दिखाया गया है कि वो कहाँ। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि जो एनोड है वहां से इस स्ट्रिप से कॉपर मूव करते हुए किस तरफ भागते हुए आ रहा है ये कैथोड की तरफ। किसकी तरफ जा रहा है, कैथोड। तो एक टाइम ऐसा आएगा कैथोड पर एक बहुत ही मोटी सी प्योर मेटल की क्या बन जाएगी, प्योर मेटल की लेयर बन जाएगी। क्या बनेगी, लेयर। और जितनी इम्प्योरिटी होगी वो नीचे गिरेगी और जाकर के एनोड के नीचे ही कलेक्ट हो जाएगी। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, एनोड मड बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि ये मड के टेक्सचर में होता है और नीचे जाकर के यहीं सेटल डाउन हो जाता है ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, तो ये हमारा तरीका है इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम हाईली रिएक्टिव मेटल को इस तरह से आराम से क्या कर सकते हैं, रिफाइन कर सकते हैं। ठीक,
अगला टॉपिक हमारा क्या है, कोरोजन। कोरोजन क्या होता है, इसको मैं बहुत शॉर्ट में आपको बता सकता हूँ। इसी 3 टेस्ट ट्यूब की मदद से हम कोरोजन समझ सकते हैं और उसके क्या क्या, क्यों कोरोजन होता है और कब होता है। तो बहुत ध्यान से आपको देखना है, हमारे पास 3 टेस्ट ट्यूब हैं। कितनी, 3 टेस्ट ट्यूब्स हैं। जैसे यहाँ पे मैंने इसको बोल दिया A, इसको बोल दिया B, इसको बोल दिया C। ठीक है, तो तीनों टेस्ट ट्यूब में हम सबसे पहले ए पे चलते हैं और ए के अंदर हमने क्या देखा है, यहाँ पे वाटर है, यहाँ पे एयर मौजूद है और ऊपर से कॉर्क लगा हुआ है और अंदर एक आयरन नेल है। ठीक, सेकंड में हम देखते हैं यहाँ पर वाटर है, यहाँ पर एयर है, लेकिन साथ में एक लेयर है ऑयल की, ठीक, जो कि एयर को इनसाइड वाटर आने से रोकता है। ठीक, काफी अलग है ये। और तीसरा जो टेस्ट ट्यूब है, यहाँ पे हम क्या देखते हैं, यहाँ पे ड्राई एयर है, मतलब ऐसी एयर जिसमें मॉइस्चर का 1 भी % नहीं है। साथ साथ में एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड भी डाला गया, जो कि ड्राइंग एजेंट है। अगर कुछ भी यहाँ पे मॉइस्चर होता है तो ये आयरन नेल के पास मॉइस्चर नहीं जाएगा, मतलब वो मॉइस्चर आयरन से कोई रिएक्शन नहीं करेगा, सिर्फ आकर के वो ड्राइंग एजेंट के साथ रिएक्ट करेगा और ये जो हमारी आयरन नेल है उसमें मॉइस्चर बिल्कुल नहीं लगेगा। अब इन तीनों ही केसेस में अगर मैं आपसे पूछूं कि रस्टिंग कहाँ हुई, तो आप सीधे बोलोगे कि सर इन टेस्ट ट्यूब ए जो आयरन नेल है वहां पे हमें रस्टिंग दिखाई देती है। ये देखो, आप दिख रही होगी। क्यों ऐसा होता है, तो ऐसा इसलिए होता है कि मॉइस्चर जो होता है, मॉइस्चर मतलब उसमें वाटर प्रेजेंट है और साथ में एयर में क्या प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो इन तीनों केसेस को रीड करने के बाद एक ही रिजल्ट निकलता है। अगर आयरन में कोरोजन हो रहा है, रस्टिंग हो रही है, तो उसके लिए क्या क्या जरूरत है, वाटर की जरूरत है और ऑक्सीजन की जरूरत है। जैसे यहां पर वाटर तो था, बट यहां पे एयर से ऑक्सीजन इनसाइड वाटर नहीं पहुंच पा रही थी, मतलब आयरन नेल के पास ऑक्सीजन नहीं आ रही थी, तो यहां पे रस्टिंग नहीं हुई। ठीक है, बट सी में चलते हैं, यहां पर कोई वाटर था ही नहीं, मतलब मॉइस्चर था ही नहीं, मॉइस्चर था ही नहीं, तो यहां पर भी रस्टिंग नहीं हुई। इस तरह से हमने क्या देखा कि अगर आयरन के पास क्या क्या मौजूद है, वाटर और ऑक्सीजन मौजूद है, तभी कोरोजन हो सकता है, नहीं तो कोरोजन नहीं होगा। इनमें से कोई भी एक गायब हुआ तो कोरोजन नहीं होगा। तो हमको क्या करना चाहिए, वाटर, अगर वाटर से नहीं बचा सकते तो हमें एयर से बचा लेना चाहिए, और अगर एयर से नहीं बचा सकते तो हमें आयरन को वाटर से बचा लेना चाहिए और कोरोजन को हम प्रिवेंट कर लेंगे। ठीक है, बाकी कोरोजन को प्रिवेंट करने के और तरीके भी हैं जो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। आइए डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे है, The rusting of iron can be prevented by painting। हम पेंट कर सकते हैं आयरन आर्टिकल को, ऑयलिंग कर सकते हैं, ग्रीजिंग कर सकते हैं, गैल्वेनाइजिंग कर सकते हैं, क्रोम प्लेटिंग कर सकते हैं, एनोडाइजिंग कर सकते हैं, या फिर अलॉय बना सकते हैं। इतने तरीके की चीजें, इतने तरीके के रास्ते हैं जिससे हम रस्टिंग को प्रिवेंट कर सकते हैं। मतलब प्रिवेंशन में हमें सिर्फ क्या करना है, आयरन को एयर के कॉन्टैक्ट से या फिर वाटर के कॉन्टैक्ट से हटा देना है, मतलब उनको आइसोलेट करके रखना है। तो इनमें से हमें ये सारी मेथड्स हमें पता है, जैसे पेंटिंग, ऑयलिंग, ग्रीसिंग तो आप जानते होंगे, लेकिन गैल्वेनाइजिंग क्या है, गैल्वेनाइजेशन क्या है, मैं आगे बताने चल रहा हूं। गैल्वेनाइजेशन एक प्रोसेस है, इज अ मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग स्टील एंड आयरन फ्रॉम रस्टिंग बाय कोटिंग देम विद अ थिन लेयर ऑफ जिंक। यही याद रखना है आपको कि गैल्वेनाइजेशन में हम आयरन या स्टील के ऊपर एक पतली लेयर लगा देते हैं जिंक की, जिससे जो आयरन या स्टील है उसका एयर से कांटेक्ट पूरी तरह से खत्म हो जाता है और वो रस्ट नहीं लगता उस पर। ठीक है, द गैल्वेनाइज्ड आर्टिकल इज प्रोटेक्टेड अगेंस्ट रस्टिंग इवन इफ द जिंक कोटिंग इज ब्रोकन। कैन यू रीजन दिस आउट। अगर जिंक लगा देते हैं तो और जिंक की कोट हट भी जाए फिर भी वो क्या होता है, उस पर रस्टिंग नहीं लगती। इसका क्या रीजन है ये हमें बताना है कि जिंक की कोटिंग अगर नहीं लगी, जिंक की कोटिंग रिमूव भी हो गई फिर भी वहां पर रस्ट नहीं लगता, ऐसा क्यों है। ठीक है, तो जिंक की कोटिंग अगर रिमूव हो भी जाती है तो वहां पे क्या होता है, जिंक की एक बहुत ही थिन लेयर रह जाती है। ठीक, और इसी वजह से वहां पर जो है रस्टिंग नहीं लगती। ठीक है, आगे है दूसरा जो हमारा रास्ता था जिससे हम प्रिवेंट कर सकते हैं रस्टिंग, इट इज अलॉइंग। अलॉय क्या होता है, अलॉय क्या होता है, होमोजेनस मिक्सचर होता है दो मेटल्स का। हम क्या कर सकते हैं, दो या दो से ज्यादा मेटल्स को एक साथ मिला देंगे और मिलाने के बाद कोई नई मेटल तैयार करते हैं जिसमें ये प्रॉपर्टी होती है, जैसे हम कोई ऐसी मेटल ले रहे हैं, एक में रस्टिंग नहीं होती, एक में रस्टिंग होती है। जब हम दोनों को मिक्स करके कोई तीसरी मेटल बनाते हैं तो तीसरी मेटल में रस्टिंग नहीं होती। ठीक है, तो यहाँ पे अलॉइंग इसीलिए करते हैं। तो देखिए क्या क्या ऐसे चीजें हैं, डिजायर्ड प्रॉपर्टी है, देखते हैं। तो
It is a very good method to improving the properties of metal. We can get the desired property by this method. मतलब हमें desired property किसी भी metal में चाहिए तो हम क्या करेंगे, उस जिस मेटल में वो प्रॉपर्टी है उसको ऐसे मेटल में मिक्स करेंगे जिसमें प्रॉपर्टी नहीं पाई जाती। जैसे आयरन इज मोस्ट वाइडली यूज मेटल, आयरन की स्ट्रेंथ अच्छी होती है, ठीक है, तो वहां पे आयरन हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं, लेकिन उसकी एक कमी है कि उसमें क्या होती है, रस्टिंग होती है। उसको प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, तो बट इट इज नेवर यूज इन प्योर स्टेट, इसको प्योर स्टेट में इसलिए नहीं यूज करते क्योंकि रस्टिंग होती है। इट इज बिकॉज द प्योर आयरन इज वेरी सॉफ्ट, इस बहुत सॉफ्ट होता है एंड स्क्रैचेस इजिली व्हेन हॉट, और अगर स्ट्रेचेस इजिली व्हेन हॉट, और अगर हम गर्म करें तो बहुत आसानी से स्ट्रेच हो जाता है। लेकिन अगर हम इसमें क्या क्या मिक्स कर दें, 0.05% कार्बन मिक्स कर दें, इट बिकम हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग। तो हमें क्या दिक्कत, हम 0.05% कार्बन उसमें मिक्स कर देते हैं और हार्ड भी हो जाता है और स्ट्रॉन्ग भी हो जाता है। जो हमारे आसपास आयरन के आर्टिकल हैं सब में ये चीजें, सब में कार्बन मिक्स होता है। व्हेन आयरन इज मिक्स विद निकल, अगर हम आयरन को किसके साथ मिक्स कर दें, उसको निकल के साथ मिक्स कर दें या फिर क्रोमियम के साथ मिक्स कर दें, तो हमें क्या मिलता है, स्टेनलेस स्टील। एक स्टेनलेस स्टील का जो हम यूटेंसिल घर पे यूज करते हैं उसमें क्या होता है, आप कुछ भी खाओ उसको वॉश करो सारा स्टेन गायब हो जाता है, मतलब उसमें कभी भी स्टेन लगता ही नहीं। तो स्टेनलेस स्टील कैसे बन रहा है, स्टेनलेस स्टील ऐसे बनता है, हम उसमें आयरन लेते हैं, निकल लेते हैं और क्या लेते हैं, क्रोमियम लेते हैं, ठीक है, क्रोमियम ले लेते हैं, तो सॉरी यहाँ पे हम क्या लेते हैं, क्रोमियम। तो तीनों चीजें जब हम मिक्स कर लेते हैं तो यहाँ पे क्या बन जाता है, स्टेनलेस स्टील, जिसमें कभी भी स्टेन नहीं लगता, ठीक है। In fact, the properties of any metal can be changed if it mixed with some other substance. The substance added may be metal or non-metal. हम metal भी mix कर सकते हैं और non-metal भी mix कर सकते हैं। जैसे कार्बन क्या था यहाँ पे, non-metal था, निकेल क्रोमियम क्या थे, वो दोनों metal थे, तो कुछ भी हम mix करके alloy बना सकते हैं। ये homogeneous mixture होता है। homogeneous mixture क्लास 9 में आपने पढ़ा होगा, जिसके component को हम अलग अलग नहीं देख सकते। जैसे स्टील में आपने अलग अलग उसमें निकेल या आयरन नहीं देखा होगा, आपको homogeneous दिखाई देता है, ठीक है। It is prepared by the first melting the primary metal and then dissolving the other element. जैसे हम पहले आयरन को मेल्ट करेंगे, फिर उसमें धीरे धीरे मेल्टेड निकल और क्रोमियम को मिक्स करते जाएंगे, ठीक है। अदर एलिमेंट, इट इज डेफिनेट प्रॉपर्टी, इट इज देन कूल टू रूम टेम्परेचर। उसके बाद रूम टेम्परेचर पे कूल करके हम अलॉय ले सकते हैं। अब यही बात आती है 24 कैरेट गोल्ड पे। जैसे हम 24 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी खरीदने जाते हैं तो ज्वेलरी में कभी भी 24 कैरेट गोल्ड यूज नहीं किया जाता, क्योंकि 24 कैरेट गोल्ड क्या होता है, बहुत सॉफ्ट होता है और ये इट इज नॉट सुटेबल फॉर मेकिंग ज्वेलरी, ठीक है। तो ज्वेलरीज बनाने के लिए हमें 24 कैरेट गोल्ड यूज नहीं किया जाता, क्योंकि इतना सॉफ्ट होता है कि आराम से वो डैमेज हो जाएगी ज्वेलरी। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसमें या तो इधर सिल्वर और कॉपर, इनमें से कुछ भी मिक्स करके उसको हार्ड बना देते हैं। और इंडिया में जनरली 22 कैरेट गोल्ड चलता है ज्वेल्स बनाने में, ऑर्नामेंट बनाने में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम 22 पार्ट लेते हैं किसका, प्योर गोल्ड का, और यहाँ पे 2 पार्ट लेते हैं इधर कॉपर और सिल्वर। मतलब अगर हमने क्या ले लिया, 22 ग्राम ले लिया है गोल्ड, तो हम वहाँ पे क्या लेंगे, 2 ग्राम ले लेंगे, या तो कॉपर या फिर सिल्वर। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, 22 कैरेट गोल्ड। और जो ज्वेल्स होते हैं उनको हमें इसी 22 कैरेट गोल्ड से ही बनाना चाहिए, क्योंकि प्योर गोल्ड इतना सॉफ्ट होता है कि वो ज़्यादा दिन तक ड्यूरेबल नहीं रहेगा, टूट जाएगा, या फिर उसकी जो डिजाइनिंग है वो खराब हो जाएगी, ठीक है। एक और यहाँ पे कंसेप्ट है कि अगर किसी मेटल को अलॉय बनाना है और उनमें से एक पार्ट जो है, एक मेटल उसमें से मर्करी है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, अमेलगम बोलते हैं। इसको हम अलॉय नहीं बोलेंगे, बिकॉज मर्करी क्या होता है, रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है, और उसके साथ अगर हम क्या बनाते हैं, कोई भी अलॉय बनाते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, अमेलगम बोलेंगे। और इसकी ये आपका केवल इतना ही आपको समझना है एमएलगम तक। आगे जो चल रहे हैं, द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एन अलॉय इज लेस देन दैट द प्योर मेटल। मतलब प्योर मेटल का, अगर जैसे हमने जो प्योर मेटल ले लिया, मान लो हमने आयरन ले लिया, ठीक है, जैसे हमने ले लिया आयरन, आयरन का मेल्टिंग पॉइंट हम मानते हैं कि 2000 डिग्री सेल्सियस है, तो जो स्टेनलेस स्टील बनेगा उसका क्या होगा, बिलो 2000 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। हमेशा वो 2000 डिग्री सेल्सियस से बिलो ही रहेगा अगर हम अलॉय बनाते हैं तो
तो यहाँ पे कुछ अलॉयज हैं जिनका एग्जाम्पल दिया गया है, जिसमें से पहला अलॉय हमारा क्या है, ब्रास। ब्रास का मतलब होता है पीतल, और ब्रास में क्या क्या चीज़ें मिक्स की गई होती हैं। तो जो हमारा ब्रास है उसमें एन अलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक, यहाँ पे क्या दिया गया है कि जिंक और कॉपर का क्या ये अलॉय है, जिंक और कॉपर को मिक्स किया जाता है। तो पहला हमें क्या मिला, ब्रास। आपको पता है इंडिया में एक ब्रास सिटी भी है, उसका नाम क्या है, कमेंट सेक्शन में आप बताइए। तो यहाँ पे हमने देखा कि ब्रास जो है कॉपर और जिंक को मिक्स करके बनाया जाता है, जो कि एक अलॉय है, ठीक है। एंड ब्रॉन्ज, अगला क्या है हमारा, ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज मेडल होता है ना, वही ब्रॉन्ज, ठीक है। एन अलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन, ये क्या होता है, कॉपर एंड टिन, इन दोनों का अलॉय है। तो यहाँ पे दिख रहा है tin are not good conductor of electricity whereas copper is used for making electrical circuit। तो यहाँ पे क्या है कि जो हमारा कॉपर है, कॉपर क्या होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और टिन क्या होता है, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पे ये चीज़ें बताई गई हैं। अगला है सोल्डर। सोल्डर एन अलॉय ऑफ लेड एंड टिन। अगला हमारा जो है सोल्डर, अगला अलॉय है, ये क्या होता है, लेड और टिन, इनका ये क्या है, अलॉय है, ठीक है। एंड लो मेल्टिंग पॉइंट, इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होता है, इसलिए इसको वेल्डिंग द इलेक्ट्रिकल वायर टुगेदर, इलेक्ट्रिकल वायर्स को वेल्ड करने के लिए, क्योंकि बहुत ही हल्का सा हीट देने पे ये मेल्ट कर जाएगा और वायर्स को ज्वाइन कर देगा, फिर ये ड्राई होकर के हार्ड हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे क्या किया जाता है, वेल्डिंग में इसको यूज किया जाता है, किसको, सोल्डर को, ठीक। और ये किससे बना होता है, ये बना होता है लेड और टिन से मिलकर के, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या देख लिया कि यहाँ पे हमने अलॉयज के बारे में देख लिया है, ठीक है। तो हमारे चैप्टर में अब एट द एंड यहाँ पे थोड़ा सा हमारे एंशियंट मेटलर्जी के बारे में बताया गया कि कैसे जो दिल्ली की जो एक कुतुब मीनार जहाँ पे है, वहाँ पे कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में ही एक 1600 साल पुराना एक आयरन पिलर रखा गया है। 1006 ईयर ओल्ड होते हुए भी इस पर जरा सी भी रस्टिंग नहीं आई है। इससे हमें पता चलता है कि एंशियंट इंडिया में जो लोग थे वो कितना अच्छे तरीके से जानते थे कि मेटलर्जी कैसे की जाती है, कैसे, क्योंकि यहाँ पे इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी है कि इसमें कोई भी रस्टिंग हुई ही नहीं है, ठीक है। ये रस्ट रेजिस्टेंट है। इट हैज़ बीन एग्जामिन्ड बाय द साइंटिस्ट फ्रॉम ऑल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। द आयरन पिलर इज 8 मीटर हाई एंड 6000 kg इन वेट, ओके। तो यहाँ पे ये हमें प्राइड का एक केस है कि हमें ऐसा एक गिफ्ट दिया गया हमारे एंसेस्टर्स के थ्रू कि हम देख सकते हैं कि इतना पुराना होने के बाद ये पिलर फिर भी इसमें कोई रस्टिंग नहीं हुई है, क्योंकि यहाँ पर कांटेक्ट किससे है, इसका एयर से भी है, वाटर से भी है, फिर भी इसमें कोई रस्टिंग नहीं हुई है। सो गाइज, तो हमने अपना ये पूरा टॉपिक कवर कर लिया है। आगे के टॉपिक ऐसे ही चलते रहेंगे। सो लाइक, सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।